मृगनयनी। बृंदावनलाल वर्मा। भाग 9। तैमूर के प्रलयंकर विनाश ने दिल्ली की सल्तनत को उतना निर्बल नहीं किया था जितना राजस्थान के राजपूत और अंतर्वेद के पठानों के निरंतर अनवरत भयंकर युद्धों और उत्पातों ने। दिल्ली के शासकों ने अंतर्वेद से लेकर बंगाल तक के प्रदेश को छोटे छोटे पठान जागीरदारों में बांट दिया था। इन सब के पास 4-4, 6-6 हजार से लेकर 45,000 तक की संख्या में सेना रहती थी। अंतर्वेद में अकेले एक जागीरदार के हाथ में 45,000 पठान और 700 हाथी थे। दिल्ली शासक की कमर जरा ढीली पड़ी कि ये स्वतंत्र हो जाने के ताव पर आ जाते थे। मार काट करते रहना और जनता को सोखते रहना तथा उस शोषण के सहारे ऐश आराम करना ही इनमें से अधिकांश का उद्देश्य रहता था। राजपूत परस्पर की प्रतिहिंसा और लड़ाई से अवकाश ही कम पाते थे, इसलिए इनके अक्षुण्ण बने रहने में इन्हें गिने ही विघ्न थे। मेवाड़ उन थोड़े से राज्यों में था जो कम से कम अपने जनपदों की रक्षा के लिए सदा व्यग्र बने रहते थे। गुजरात और मालवा के पठान शासकों से मेवाड़ का प्रायः युद्ध चलता रहता था। मेवाड़ को कभी कभी दिल्ली के शासकों की भी भिड़ंत ओढ़नी पड़ती थी। मालवा के महमूद खिलजी को पराजित करने के उपरांत राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, तो महमूद खिलजी ने मन की जलन को शांत करने के लिए मांडू में सतखंडा महल बनवाया। जौनपुर के शासकों का राज्य बुंदेलखंड के उत्तरवर्ती क्षेत्र कालपी तक था। महमूद खिलजी ने मेवाड़ या गुजरात में गुंजाइश न देखकर कालपी पर चढ़ाई कर दी और उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। महमूद खिलजी के मरने के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन उत्तराधिकारी हुआ। उसके समय में कालपी हाथ से चली गई, परंतु उसको फिर से अधिकृत करने की हविस गयासुद्दीन के मन में सदा बनी रही। गयासुद्दीन ने मेवाड़ के साथ संधि कर ली। बड़ी संख्या में राजपूत मालवा में रहते थे। उसने इनके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू किया। आशा करता था कि इनकी सहायता से गुजरात और दिल्ली का भी मुकाबला कर लूंगा। कालपी दिल्ली के अधीन हो गई थी। उसको विश्वास था कि मेवाड़ और दिल्ली की टक्कर के समय कालपी पर आक्रमण कर देने से काम बन जाएगा, परंतु उसका स्वभाव अधीर, उद्धत, कामुक और कपट प्रिय था। मदिरा पीने पर वो सहज स्वाभाविक मानव सा हो जाता था। पीता अधिक नहीं था, परंतु पी लेने पर उसकी मानवीयता, उपेक्षण और हास्य प्रियता तथा कामुकता बढ़ जाती थी। हिंदुओं के साथ वो अत्याचार नहीं करता था। शराब पीने पर वो कट्टरता का मजाक उड़ाया करता था, इसलिए मुल्ला वर्ग उससे रुष्ट रहता था। कामुकता के अंधेपन में वो पुरुष और स्त्री की पहचान नहीं रखता था और खाई खड्डों की परवाह नहीं करता था। 44-45 साल की आयु थी। लड़का नसीरुद्दीन 25 वर्ष का जवान था, परंतु उसका स्नेह एक ख्वाजा के ऊपर सबसे अधिक था। नसीर को मुल्लाओं से घिरवा रखा था। नसीर मुल्लाओं के राजकीय प्रभाव को जानता था। उसको नमाज और रोजों से इतना प्रेम नहीं था जितना उस भविष्य का जिसकी वो बाट देख रहा था और जिसको वो मुल्लों के और उनसे प्रभावित तथा प्रेरित मुसलमान सरदारों के हाथ में देखता था। गयास ने सोचा, नसीर को मुल्लों के सुपुर्द करके मुल्लों और नसीर दोनों से छुट्टी पाई, परंतु वो ये न देख सका कि किसी दिन नमाज छुटाने गए और रोजे गले पड़े की कहावत चरितार्थ होगी। अभी तो चैन से गुजरती है का वो कायल था। उन दिनों नसीर के पर निकले भी न थे। बादल घिर आए। प्रचंड वेग के साथ पानी बरसने लगा। मांडू की रूखी सूखी पहाड़ियां हरी भरी हो गईं। नदी नालों ने किनारों की मर्यादा छोड़ दी। मालवा का पग पग रोटी डगडग नीर तो विख्यात ही है। अंगुल अंगुल पर पानी भरने और समाने लगा। महल के नीचे का कालिया दह सरोवर पानी बादलों की बूंदों और पवन के प्रचंड झकोरों से उतावला सा हो उठा। संध्या का समय था, परंतु जान पड़ता था जैसे रात हो गई हो। निजी कक्ष की बारहदरी में खिड़की के पास तख्त पर रंग बिरंगे गुलगुले, रेशमी मसनद और तकियों में डूबा हुआ सा गयासुद्दीन बैठा था। खवासे ने रत्न जटित सोने की सुराही और कटोरे लिए खड़ी थीं। नीचे उसका मुंह लगा ख्वाजा मटरू बैठा हुआ था। 1-2 कटोरों को चूसकर उसने खवासिनों को विदा कर दिया। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। गयास को फुरहरी आई। ऐसा रूप तो कहीं कभी देखा नहीं, खुदाबंद नियामत। ख्वाजा ने आंख नीची करके अर्ज की, कैसा म्यां? खिचड़ी बालों वाली दाढ़ी को हिलाकर और खिचड़ी बालों वाली मूछों पर उंगली फेरते हुए गयासुद्दीन ने पूछा, ग्वालियर के नजदीक एक गांव में। किस गांव में? ग्वालियर से कितनी दूर? कौन है ये? ख्वाजा ने बताया। अब तक क्यों नहीं जाहिर किया तुमने? इन दिनों इस मौसम में तो वे दोनों यहां पहलू में होनी चाहिए थीं। गयास ने व्यग्रता प्रकट की। ख्वाजा मटरू ने व्याख्या की, जहां अपना देहात में खूबसूरती नहीं पाई जाती है, इसलिए जब पहले पहल सुना तो यकीन नहीं किया। फिर सरकार उन मुल्ला मौलवियों की उलझन और दूसरे राजकाज में उलझ गए। जहन्नुम में जाए मुल्ले मौलवी। मेरा बस चले तो सारे के सारे फिरके को हिंदुओं के वैकुंठ में पहुंचा है, जहां करते रहे बहस कयामत तक परियों और फरिश्तों से। खैर, बरसात खत्म होते ही कालपी पर धावा करना है। जरा दाएं होकर ग्वालियर के करीब से निकल चलेंगे। उनका कुछ हाल सुनाओ। एक गूजर है, दूसरी अहीर। दोनों शिकार खेलती हैं, तीर चलाती हैं। काहे का शिकार खेलती हैं? किस चीज का बाण चलाती हैं? नजर के ना, तीखी चितवन के। तू भी मटरू शायर है? नहीं जहां पना, ये शायरी नहीं है, सीधी सच्ची बात है। जंगली जानवरों का शिकार खेलती हैं और लोहे के लंबे तीर चलाती हैं। 2 बा, तौबा, और वे खूबसूरत भी हैं। कहाँ की हाँक रहे हो? कहीं नशा तो नहीं कराए ख्वाजा? नहीं आलमपना।
जिन लोगों ने देखा है वही अर्ज कर रहा हूं। दोनों गांव के गरीब घर की छोकरियां हैं। खाने को नहीं जुड़ा तो शिकार से गुजर बसर कर उठी। कपड़े पहनने को नहीं, घर मढ़िया पर सिर्फ फंस जिससे बरसात की मूसलाधार थोड़ी सी ही बच सकती है। पैर में जूते नहीं, विचारियों के फफोले पड़ आते होंगे। अक्सर शिकार नहीं मिलता तो जंगल के कंद बंद से पेट भरती हैं। फटे कपड़ों में पैबंद नहीं लगा पाती तो जंगली पेड़ों के पत्तों से तन ढक लेती हैं। हुजूर ने एक बार उस काफिर शायर कालिदास की शकुंतला का जैसा जिक्र सुना था वैसा ही। यहां कोई मुल्ला मौलवी तो बैठा नहीं है जो तुम कालिदास को काफिर कहो। वो क्या शायर था, शायर नहीं शायरों का जौहर था। दुनिया के किसी भी पर्दे पर ऐसा शायर नहीं हुआ। गयासुद्दीन का गला भर आया और आंखें गीली हो गईं। ख्वाजा ने समझ लिया कि सुराही की नियामत ने अपनी गोदी में समेट लिया है। ख्वाजा बोला, आलमपना, नाम भी उनके बड़े मिठास भरे हैं। गांव में जिसको निन्नी कहते हैं उसका असली नाम मृगनयनी है और दूसरी जिसको लाखी कहते हैं असल में लाखा रानी है। उनके कोई और है? एक भाई है उनका, कुछ ऐसा वैसा ही नाम है उसका। बहुत गरीब है, माला माल कर देंगे। कुछ दे लेकर बुला न लो। बंदा परवर के मुकाबले मेरा तजुर्बा नहीं के बराबर है। पराई सल्तनत में रुपए या जेवर के लोभ लालच से काम नहीं चल सकेगा। कालपी के ऊपर धावा करने के सिलसिले में ही वो काम बन पावेगा। इस कमबख्त बरनसात के लिए क्या किया जाए? ये लो। फिर तेजी के साथ बरस पड़ा, जैसे आसमान में छेद हो गए हों। मैं तो आज रात ही चढ़ाई के लिए कूच बोल देता, लेकिन रास्ते में बेहिसाब कीचड़, बड़ी बड़ी नदियों के पूर वगैरह वगैरह जान खा जाएंगे। तब तक मैं हिकमतें लड़ाऊंगा, हालांकि उम्मीद कम है। फिर भी खाना बदोश नट बेड़िए कंजर दुनिया भर का गश्त लगाया करते हैं। इनके जरिए कभी कभी काम बन जाता है। कोशिश करूंगा जरूर मेरे प्यारे मटरू, आज से ही अपना काम शुरू कर दो। कहाँ हैं ये नट बेड़िए इन दिनों? ये लोग शहर में नहीं रहते हैं, खाना बदोश हैं। कभी किसी गांव के पास, कभी किसी जंगल में। मैं पता लगाता हूं। एक खवासिन खांसती हुई आई, हाथ बांधकर खड़ी हो गई जैसे कुछ कहना चाहती हो। गयास ने बोलने की अनुमति दी। काजी आजम दीदार हासिल करने का फरमान चाहते हैं, खवासिन बोली। गयास ने दांत भींचे, मन में कहा यही वक्त मिला इसको यहां मरने के लिए। परंतु प्रधान काजी प्रभावशाली व्यक्ति था, गयास को अनुमति देनी पड़ी। खवासिन चल गई। थोड़ी देर बाद अदब करता हुआ काजी आ गया। गयास ने रुखाई के साथ आसन दिया, इशारे से आने का कारण पूछा, परंतु काजी बोलने नहीं पाया और गयास ने कहा, आप जानते हैं कि ये वक्त मेरा अकेले रहने का है। ऐसे बरसते पानी में कैसे आए? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? जहांपना कहिए, कह डालिए। अब तो आप मेरे हुजूर में आ ही गए हैं। जहांपना जिस मस्जिद को बनवा रहे हैं उसके कारीगर एक बदमाशी करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। गजब खुदा का। आपके दिमाग में माशे दो माशे अकल तो होनी ही चाहिए। प्रधान काजी को बहुसंख्यक पठान सरदारों की श्रद्धा प्राप्त थी और नसीरुद्दीन उसके कदमों में सिर रखने को तैयार रहता था। काजी जरा तेज पड़ा। जहां पनाह। कारीगरों ने मस्जिद के सदर दरवाजे बाजू के लिए जो पत्थर तैयार किए हैं उनमें बेल बूटों, पत्तियों और फूलों की पच्चीकारी के साथ चिड़ियों और बंदरों की मूर्तें नक्श कर दी हैं। मना करने पर भी नहीं माने। कल बड़े सवेरे वे इन पत्थरों को सजाकर ऊपर की मंजिल रचा देंगे। फिर मस्जिद के इस हिस्से को तोड़वाना पड़ेगा, जो बहुत बुरी बात होगी। और कुछ, और खुदा बंद ये है कि इन लोगों ने बिना पूछे मांजे मीनार की गुंबदों की खिड़कियां कमानीदार न बनाकर, जो इराक का नमूना है, बड़ेरीदार बनाई हैं, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों जैसे बंधनवार रख दिए हैं। और भी कुछ। हाँ, जहां पना सदर दरवाजे की गोख के लिए जालियां, झरोखे उनके ऊपर के कंगूरे मंदिरों के जैसे रच डाले हैं। कंगूरों के साधने के लिए मोर और घोड़ों के सिर वाले पत्थर बनाए हैं। उन्होंने इन सब को संजो डालने के लिए कल का दिन रखा है। ये सब तुगलकी सादगी और नक्शे नमूने के खिलाफ है। मस्जिद के देखने वाले तुंदी और बुलंदी की जगह इस सिगार और सजावट को देखकर गलत फहमी में पड़ जाएंगे कि ये मस्जिद है या मंदिर। उसमें बुतें ना हो तो भी बिला शक जहां पनाह। किसने कहा? मुल्ला और मौलवी फतवा दे रहे हैं। अब तक कहां सो रहे थे ये? बहुत सही तसा तो मस्जिद का बन भी गया है। उसमें कोई ऐसा बड़ा नुक्स नहीं है। मुल्ला और मौलवियों के बाप ने कभी इमारतें बनवाई थीं हिंदुस्तान में? जहां पनाह, आप लोगों का ऐतराज चिड़ियों, बंदरों, घोड़ों और मोरों की तस्वीरों से ज्यादा ताल्लुक रखता है न ऐसा? जहां पनाह ने ठीक फरमाया। कारीगरों ने जो कुछ पुराने जमानों से कारीगरी के रिवाज में सीखा है उसी को तो पेश कर रहे हैं। मगर जहां पनाह, ये रिवाज गलत है, कुफ्र में सना हुआ। जानबूझकर कारीगर शरारत कर रहे हैं। मना करने पर भी ना माने। अपने मन के सलोनेपन के तकाजे से कैसे लड़ जाएं वे गरीब? आप समझे? बंदा क्या अर्ज करे जहां पनाह। मौलवी इसके खिलाफ फतवा देने वाले हैं। कारीगरों की फितरत में कुछ मसलहत भी दिखलाई पड़ रही है। काजी प्रश्न सूचक दृष्टि करके रह गया। गयास ने सरूर के लहजे में बताया, मोर खूबसूरत चिड़िया है, सो आप लोगों में से मोर कोई भी नहीं। उसको देखते ही आप लोगों को अपनी कमी डस लेगी। घोड़े का सिर्फ सिरे दिखलाया गया है, इसलिए आपको याद आती रहेगी कि आप आधे घोड़े हैं और आधे कुछ और। बंदर की तस्वीर पेश करने में मसलहत की हद कर दी उन कारीगरों ने।
आप सब असल में बंदर हैं, बिल्कुल बंदर। खिलाओ तो चपड़ चूं चूं करें और न खिलाओ तो भी वही करें, न भले को ठिकाने से रहने दें और न बुरे को। और गयास की स्मृति और व्यंग्य शक्ति को सुरा के बढ़ते हुए सरूर ने झोंका दे दिया। काजी क्रोध के मारे तमक कर चुप रह गया। गयास ने ख्वाजा की ओर देखा। ख्वाजा ने सोचा बात बढ़ गई है। बोला, जहां अपना और सब रहने दें, उन तस्वीरों को हटवाने का फरमान दे दें। गयास ने सहमति का सिर हिलाया। कहा, अच्छा ऐसा ही करो, और मौलवियों से कह दो कि फतवे को बस्ते में बंद करके रख दें और अक्ल को ज्यादा घास न चरने दें। काजी अदब करने के बाद चला गया। सुल्तान ने खाना मंगाने का आदेश किया। ढले हुए स्वर में ख्वाजा मटरू से कहा, उस काम को जल्दी करना है।